नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इमरान खान को लेकर। इमरान खान को रिहा किया गया। रिहाई के बाद इमरान खान का पहला बयान भी आ गया। इमरान खान रिहा होने के बाद ये कहते हुए नजर आए, मुझे कोर्ट से अगवा किया गया, मुझे लाठियों से पीटा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। पहले आदेश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को रिहा किया जाए, फिर उसके बाद इमरान खान की रिहाई कुछ देर में होती है और फिर उसके बाद इमरान खान का पहला बयान रिहाई के बाद आया कि मुझे लाठियों से पीटा गया, मेरे साथ आतंकियों जैसा बर्ताव हुआ है, 145 केस मेरे ऊपर थोपे गए, मैं दंगा फसाद नहीं चुनाव चाहता हूं। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। इमरान खान को लेकर कोर्ट की तरफ से इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया गया और उसके बाद इमरान खान की रिहाई हुई। तो रिहाई के बाद इमरान खान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लाठियों से पीटा गया, मेरे सिर पर डंडा मारा गया, आतंकियों जैसा सलूक हुआ मेरे साथ और रेंजर्स ने मुझे डंडे मारे हैं। ये तमाम बातें जो हैं रिहाई के बाद इमरान खान ने कही है। और अब एक जानकारी ये मिल रही है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे इमरान खान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश होंगे। लेकिन आज अगर बात करें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहा कर दिया गया है इमरान खान को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था, उसके बाद रिहाई के आदेश दिए। तत्काल रिहाई के आदेश देने के बाद इमरान खान की रिहाई हुई है और रिहाई के बाद इमरान खान ने बड़ा आरोप जो है पाक रेंजर्स पर लगाया। मेरे साथ आतंकियों जैसा सलूक हुआ, मुझे डंडे से मारा गया है। ये आरोप जो है वो इमरान खान ने पाक रेंजर्स पर लगाए हैं और अब ऐसे में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होना है। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संजीव जी, रिहाई हो गई लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है इमरान खान को। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, गिरफ्तारी रद्द कर दी गई, इसके पीछे कारण आप समझाइए कि क्या कारण रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंटरवेंशन किया है ये एक बहुत ही बड़ी राहत लेकर के आया है पूरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को, उनकी पार्टी को। क्योंकि जिस तरीके से एक कोर्ट में पेशी के पहले ही पाकिस्तान के रेंजर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया, वो जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल उचित नहीं थी। और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा है कि ये बिल्कुल उचित तरीके से उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे जो घटनाक्रम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जताई और उन्होंने इस बात की भी आदेश दिए कि उन्हें रिहाई दी जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो मेरे ख्याल है कि एक बड़ा इंटरवेंशन है और जिसके की समक्ष पाकिस्तान के हुक्मरानों को झुकना पड़ा है। और अब एक किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी जमहूरियत में किसी भी गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया होती है, किसी आधार पर कोई गिरफ्तारी किया। इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में अपने आप को पेश करने गया है और उसके पहले वहां के पुलिस फोर्सेस के द्वारा उसे एक तरह से उठा लिया जाए, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और जो भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है किसी भी संविधान की संरक्षक होती है और जाहिर है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का, कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और इंटरवेंशन किया है। ये एक बहुत ही अच्छा एक मूव सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री मरियम औरंगजेब का बयान आया, उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही और पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर ही जैसा हमला वो कर रही है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में के अंदर जो इदारे हैं, जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, वो आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही है।
एक तरफ आर्मी और आईएसआई अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है, वहीं दूसरी तरफ वहां की सरकार जो है इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के कदमों पे आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सिविल वॉर जैसी स्थितियां वहां पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जनता के बीच में तो रोष है ही। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये एक दयनीय और नाजुक स्थिति पाकिस्तान की जो है वो भी दिखाई देती है। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से तो पाकिस्तान दयनीय था ही, अब वो राजनीतिक रूप से भी बेहद दयनीय हो गया है। संवैधानिक संस्थाओं में आपस में टकराव जैसी स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पाकिस्तान को के लिए और अधिक चिंता का कारण बनेगी। संजीव जी, मुझे दो बातें यहाँ पर समझाइए आप, क्योंकि ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कल पेश होना है इमरान खान को, और ऐसे में अब ये है कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इमरान खान को मानना होगा। लेकिन आज जिस तरह से गिरफ्तारी रद्द की गई, क्या ये समझे कि जो गिरफ्तारी करने का जो तरीका था वो गलत था और इसीलिए इमरान खान के पक्ष में आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया? क्या ऐसा लगता है? जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन जो मैं आपके प्रश्न को समझ पाया हूं उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया थी उससे वो नाखुश थी, उससे जाहिर है कि उसको आपत्ति थी मेरा क्वेश्चन भी यही था। और इसके ऊपर उन्होंने अपने इंटरवेंशन को करते हुए एक संविधान के संरक्षक होने के नाते पूरे पाकिस्तान में कानून का शासन रहे, एक संविधान के आधार पर वहां पे संस्थाएं कार्य करें, इसको इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरवेंशन किया है। जब आपने देखा था कि इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस वोट के जब कवायद चल रही थी तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन किया था। पाकिस्तान की जो न्याय प्रणाली है वो समय समय पे अपना इंटरवेंशन करती है और जो कि पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए अच्छे संकेत हैं। लेकिन वर्तमान है वो ये है कि पाकिस्तान के जो पूरे तंत्र पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो कंट्रोल है वो अभी भी एक जबरदस्त कंट्रोल है और ये जो पूरी जो कवायद थी वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की तरफ से की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के उन्होंने जरूर ये उनको रिहाई दे दी है और अब कल हाई कोर्ट में वो जाएंगे। लेकिन जो इमरान खान की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो इमरान खान एक सुपर हीरो के तौर पर सामने आएंगे। उनकी जो सहानुभूति जी नजर आएंगे और उसको पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक हैं अब उसे कैसे लेंगे, कैसे उसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प। हाँ ठीक है। ऐसे में संजीव जी एक सवाल और बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब उनको अपना कंट्रोल पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक सवाल ये कि देखिए क्या ये समझा जाए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी रद्द की गई और रिहाई दे दी गई है, लेकिन जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का अब प्रोसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा? जी जी, देखिए इमरान खान के ऊपर अनेक आरोप, वर्तमान समय में उनके ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस हैं। ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें ट्रीजन के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए, करप्शन के तो इश्यूज हैं ही, और जो तमाम केसेस के ऊपर वहां की अगर सरकार, वहां की जो आर्मी और आईएसआई अनेक अन्य बहानों के आधार पर भी उनके ऊपर अपनी चाबुक चला सकती है, अपनी जो गिरफ्तारी की जो तलवार है उनके ऊपर अभी भी लटकती रहेगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के लोगों ने जो इस समय इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अपना जो गुस्सा सीधा वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर जिस तरह से दिखाया है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत हैं। मैं ये कहूंगा कि अब पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये जो रियलाइजेशन आ रहा है कि जो पाकिस्तान की कमजोर जमहूरियत है, कमजोर लोकतंत्र है, उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जिम्मेदार है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा संकेत दिखता है पाकिस्तान के आने वाले डेमोक्रेसी के भविष्य के लिए। और अब ये इमरान खान को और उनके समर्थकों को इस पूरे मूवमेंट को बेहतर और संगठित तरीके से आगे बढ़ाना होगा ताकि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो सके, ताकि पाकिस्तान में वहाँ की आर्मी और आईएसआई का जो कंट्रोल है वो कम हो सके। यद्यपि कि मैं ये मानता हूँ कि आर्मी और आईएसआई
इसको क्रश करने के लिए, अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए वो इमरान खान के समक्ष अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे और इमरान खान का आने वाला समय और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 100 से भी ज्यादा केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। और एक सवाल और यहाँ पर, जब कल से अब कोर्ट में जो फैसला होगा इमरान खान के पक्ष में है या फिर उनके पक्ष में नहीं भी होता, जो भी फैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या ऐसा भी है वहां पर जिस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है पाकिस्तान की, क्या ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं फैसला इस तरफ इशारा करेगा कि जो गिरफ्तारी जिस तरह से इमरान खान की हुई और फिर जब सड़कों पर बवाल देखने को मिला, तो कोर्ट का भी फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए होगा हाईकोर्ट का कि अब जिस तरह की स्थिति इन 2-3 दिनों में बनी है, इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का फैसला हो सकता है कल? देखिए कोर्ट की जो नजर है वो पूरे पाकिस्तान की स्थितियों पर अवश्य है। और कोर्ट, जैसा कि मैंने कहा कि संविधान का तो संरक्षक होता ही है, जजेस को भी ये पता है कि क्या वहाँ पे इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन उनकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जजेस की ये जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के तहत वहाँ की सिस्टम को बनाए रखे। और वहाँ पर जो इस समय के हालात हैं उससे मेरे ख्याल से जजेस बहुत ही क्लोजली उसे मॉनिटर कर रहे हैं और सारी सिचुएशन से वो वाकिफ हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इंटरवेंशन किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक इंटरवेंशन है, एक अच्छा इंटरवेंशन है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को एक जिनको ऐसा लग रहा है कि वो उनका जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स होने जा रहा है, उनके लिए एक ये आशा की किरण लेकर के आया है। पाकिस्तान वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक अस्तित्व हो, चाहे वो सामरिक अस्तित्व हो, अब वो संवैधानिक संकट भी वहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, राजनीतिक अस्थिरता तो है ही। तो ऐसे में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वहाँ की न्यायपालिका के द्वारा इस तरीके का सकारात्मक इंटरवेंशन करना कि जिसमें कि वो व्यवस्था को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जो गलत स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं, और तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो वर्तमान की शहबाज शरीफ की सरकार है और उसके जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो जाहिर है कि एक आपत्तिजनक बयान है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायपालिका किसी भी सिस्टम में एक बेहद सम्मानित स्थान रखती है, और किसी भी सरकार के मंत्री को इस तरीके का अधिकार नहीं हो सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही इस तरह से हमला करना शुरू कर दे और वहाँ की इतने बड़े संवैधानिक संस्था को टारगेट करने की कोशिश अगर सरकार के द्वारा की जाती है तो जाहिर है कि सरकार के इदारों के अंदर जब टकराव पैदा हो जाएगा तो ये तो गृह युद्ध की तरफ ले जाएगा। और इसी को आधार बनाते हुए वहाँ के शासक कहेंगे कि अब तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, अब तो सैनिक शासन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये सरकार, जो वहाँ की शहबाज शरीफ की सरकार है, उसे भी जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना चाहिए। उसको भी एहसास होना चाहिए कि वो एक लोकतांत्रिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि इस तरीके का वो माहौल बनाए कि वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो जाए। तो ये अब पाकिस्तान के सभी हुक्मरानों को तय करना होगा। लेकिन इतना कहने के बाद ये बड़ी निराशा होती है, बड़ा दुर्भाग्य रहता है कि पाकिस्तान के अंदर विजनरी लीडरशिप की बहुत कमी है। एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, ऐसे में सभी संस्थाओं को चाहिए था कि वो साथ में मिलकर के काम करते, अपने देश को आर्थिक चुनौतियों से निजात दिलाते, सामरिक चुनौतियों से आजाद दिलाते, आतंकवादी खतरों से निजात दिलाते। लेकिन वो अब आपस में लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। राजनीतिक स्थिरता बनाना उनके अपने हाथ में था, लेकिन उन्होंने ऐसा इस समय भी नहीं किया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। संजीव जी, पाकिस्तानी सेना को कितनी बड़ी चोट, क्योंकि आज भी जब ये फैसला आया था कि गिरफ्तारी रद्द की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि आईजी को हाजिर होना है, उन्हें समन जारी किया गया, तो अब ऐसे में आने वाले वक्त को देखते हुए पाकिस्तानी सेना को आज कितनी बड़ी चोट लगी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ आपका सवाल कि पाकिस्तान की देखिए मूल समस्या और सारी समस्याओं की जो मूल जड़ है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो कि उसे सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के रूप में जाना जाता है, वही समस्या की मूल जड़ है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत नहीं होने दिया। वहाँ के जो जमहूरियत के इदारे हैं उसको कमजोर करके रखा, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखा, और वहाँ की जो सरकारें बनी उनको पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही जिसने कि अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ की आर्मी और आईएसआई कभी भी नहीं चाहती कि कोई जमहूरियत का नेता इतना बड़ा हो जाए कि उन्हें वो चैलेंज करना शुरू कर दे। आज इमरान खान की जो मुश्किलें हैं
उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इमरान खान एक बेहद पॉपुलर शख्सियत है, एक बड़े क्रिकेटर तो थे ही। उनके क्रिकेटरशिप जब उनकी थी तो उस समय पाकिस्तान ने बड़ी सफलताएं भी अर्जित की थी, लेकिन जब वो राजनीति में भी आए तो वो जाहिर है कि एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पे हैं, और जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसे व्यक्तित्व पसंद नहीं आते। हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हों, चाहे उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो रही हों, पाकिस्तान के अन्य नेताओं के ऊपर भी हमले हुए, और आज इमरान खान स्वयं को इस तरीके की जो है मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। उनके अपने जीवन के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि संकट अवश्य है, और ये इमरान खान कहते भी रहे। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरान कभी भी किसी भी जमहूरियत के नेता को एक सीमा से ज्यादा जो है स्वीकार नहीं करते हैं। इमरान खान एक बेहद पॉपुलर शख्सियत बनकर के उभरे थे, और एक दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि इमरान खान ने वहाँ की आर्मी और आईएसआई को चैलेंज भी करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। वो जो है अपने जलसों, रैलियों, प्रदर्शनों के माध्यम से सीधा सीधा वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को जो है टारगेट करते थे, और आज जाहिर है कि इसकी वजह से भी ये टकराव बढ़ा है। लेकिन एक अच्छी जो मैंने पहले भी बात कही थी, और जिसको कि मैं दोहराऊंगा, कि एक अच्छा संकेत ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो वाइडर मासेस हैं, उनके अंदर भी अब इस बात का रियलाइजेशन है कि हमारी जो मूल समस्याओं की जड़ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो कंट्रोल सिस्टम पे है वो है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी मिलिट्री की संस्थाओं को टारगेट किया, कॉप्स कमांडर के घर पे हमला कर दिया, तमाम जो है मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया, तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब आवाम के अंदर भी ये रियलाइजेशन आता जा रहा है, यदि हमारे मुल्क को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो जो आर्मी और आईएसआई का जो कंट्रोल है वो कम होना चाहिए। तो ये एक सकारात्मक और अच्छा संकेत है। अब ये देखना होगा कि इमरान खान इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और अब ये भी है कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब वो पेश होंगे तो क्या कुछ वहां पर होगा, इस पर भी नजर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये विशेष जो जानकारी है वो हमारे साथ साझा की। तो कुल मिलाकर आज तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिहाई मिल गई है, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि एक और स्टेप जो है वो उठाना है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी होगी और उसके बाद हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो इमरान खान को मानना होगा। तो आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले गिरफ्तारी रद्द करने के आदेश आए और उसके बाद फिर कुछ देर बाद रिहाई हो गई इमरान खान की। चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत और शिंदे सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका को लेकर जरूर सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा राज्यपाल ने कानून के तहत काम नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते और इस्तीफा नहीं देते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आज आया और ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे की सरकार रहेगी। और ऐसे में महाराष्ट्र राजनीति का जो मौजूदा अंक है, इस गणित को भी समझ लेते हैं। एक तरफ हम आपको इस मौजूदा अंक को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटें जो है वो 288 हैं और बहुमत का आंकड़ा पास करना जो है वो 145 है। शिंदे फडणवीस का जो स्ट्रेंथ देखा गया है वो 165 है। महाविकास आघाड़ी का स्ट्रेंथ देखें तो 121 है। और इसके अलावा महाराष्ट्र राजनीति का जो मौजूदा अंक, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये आंकड़े हैं और कैसे किंग बने हुए हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे, और कैसे शिवसेना का धनुष नाम सब कुछ शिंदे के पक्ष में आया, ये सारी जो स्थिति है और जो घटनाक्रम है ये समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर करने का अधिकार मिल चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जनता के साथ न्याय किया, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा हम 8 साल से संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली के हर काम को रोका गया, अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार करेगी।
अब दिल्ली में तेजी से काम होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे पास पहले कोई अधिकार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने जनता के साथ न्याय किया है। और ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि बहुत जल्दी जो है वो प्रशासनिक फेरबदल भी दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा। रिस्पॉन्सिव काम का जिक्र जो है वो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब दिल्ली में तेजी से काम किए जाएंगे। दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। उधर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और दिल्ली एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत है। ये फैसला लोकतंत्र की जीत है, हर एक दिल्ली वासी की जीत है। केजरीवाल जी और दिल्ली की जनता का संघर्ष रंग लाया। दिल्ली को लूटने वाले जो थे वो चला रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पैराशूट से उतारे गए एलजी जैसे लोग नहीं हैं। सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट के अनुसार दिल्ली में चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास ही सत्ता है, के पास ही तमाम प्रशासनिक मशीनरी और बाबुओं की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति है। यानी कि दिल्ली का बॉस दिल्ली के लोगों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा पैराशूट से भेजा गया कोई गैर निर्वाचित शख्स जैसे कि उपराज्यपाल कतई भी नहीं है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।